नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आपके लिए फरवरी मंथ के टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स के लेकर आया हूं। आइए मेरे साथ एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। देखिए, हाल ही में यानी कि पिछले मंथ में इंडोनेशिया संसद में नुसंतारा को राजधानी बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया। ये किस द्वीप पर स्थित है? तो बोर्नियो आइलैंड पर। अब देखिए, हम बात करें खासतौर से बोर्नियो आइलैंड जो होगा, ठीक है ना, वो बिगेस्ट आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन भी होगा। बिगेस्ट आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन। ऐसे ही हम बात करें, अगर हिंद महासागर के इंडियन ओशन की बात करें, हम खासतौर से देखा जाए, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा जो आइलैंड होता है वो कौन सा होता है? मेडागास्कर। कौन सा होता है? मेडागास्कर। ठीक है। ऐसे ही हम बात करें अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा जो आइलैंड होगा, ठीक है ना, वो कौन सा होगा? तो इसमें आता है आपका ग्रीनलैंड का नाम। किसका नाम आता है? ग्रीनलैंड का। अब देखिए, ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर का भी सबसे बिगेस्ट है और ऑल वर्ल्ड का भी सबसे बिगेस्ट आइलैंड होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह राजधानी नुसंतारा जो होगी वो पूर्वी बोर्नियो आइलैंड के कालीमंथन प्रांत में स्थित होगी। देखिए, इंडोनेशिया को बच्चों द्वीपों का देश कहा जाता है, द्वीपों का देश। और जहां बहुत सारे द्वीप होते हैं ना, सीक्वेंस में इस तरीके से दिए हुए बहुत सारे आइलैंड होते हैं, आइलैंड की जो चैन होती है उस आइलैंड को बोलते हैं आर्चिपेलागो। तो इंडोनेशिया एक प्रकार से आर्चिपेलागो कंट्री है। और इंडोनेशिया के बारे में इसे मसालों का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जो मसाला उत्पादन होता है वो इंडोनेशिया में ही होता है, इसलिए इसे स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इसी कंट्री में रहती है। ओके। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है वो जोको विडोडो है। और यहाँ की पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं पीपुल्स कंसल्टेटिव विधानसभा। जबकि यहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसे इंडोनेशियाई रुपया के नाम से जाना जाता है। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब राज्य तथा सबसे गरीब केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इस लिस्ट में सबसे पुअर स्टेट के रूप में बिहार और सबसे पुअर यूटी यूनियन टेरिटरी स्टेट के रूप में दादर एवं नागर हवेली का नाम आता है। देखिए, ये इंडेक्स जो होता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े 12 आधार पर यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इस साल के इस इंडेक्स में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का नाम है। यानी कि यूपी के बारे में अगर जाने तो यूपी भारत का तीसरा गरीब राज्य है। जबकि इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर केरल है, यानी कि केरल भारत का एक अमीर राज्यों में काउंट किया जाएगा। आइए नेक्स्ट। नवंबर 2021 में अंतरराष्ट्रीय पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस यानी कि इंटरपोल का चीफ किसे अपॉइंटेड किया गया? तो नासिर अल रईस को। नासिर अल रईस जो हैं वो यूएई के रहने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर में 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष तथा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल का बैलॉन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आप देखिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष का जो बैलन डी ओर प्राइज था वो लियोनेल मेसी को मिला, जो कि ब्राजील के हैं। तथा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल का जो बैलन डी ओर दिया गया था वो अलेक्सिया पुटेलास को दिया गया, जो कि स्पेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एवीडीएम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा असम में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? निरामया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसी का एक हिस्सा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है। इसको फॉलो करते हुए असम सरकार ने अपने यहाँ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है निरामया। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किस राज्य की हाई कोर्ट में देश के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया है? तो भारत का फर्स्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक ओपन हुआ गुजरात के हाई कोर्ट में। ओके। हाल ही में चर्चा में रही बैंगनी क्रांति, यानी कि बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? लेवेंडर की खेती से। अब ये लेवेंडर क्या होता है देखते हैं जरा भाई। लेवेंडर की खेती एक प्रकार की सुगंधित फूलों की खेती है। इसका उपयोग सजावट में, सुगंधित तेल में, इत्र तथा सुगंधित कॉस्मेटिक पदार्थों को बनाने में किया जाता है।
यह खेती औसतन 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में होती है। लेवेंडर की खेती भारत में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के डोडो जिले में की जाती है। बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां स्थित है? तो रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, तेलंगाना। ओके, तेलंगाना का रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। जबकि भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो कि लैंड पर स्थित है, यानी कि भूमि पर स्थित है, ये होगा मिर्जापुर में। ओके, जबकि भारत का पहला सोलर प्लांट राजस्थान में ओपन किया गया था। हाल ही में भारत के किस राज्य में बिग कैटस फैमिली का क्लाउड लेपर्ड यानी बादलों के जैसे धब्बे वाला लेपर्ड कहां देखा गया? नागालैंड में। देखिए, नागालैंड में एक लेपर्ड देखा गया, तेंदुआ देखा गया, और उस पर ऐसे ऐसे जगह जगह बादलों जैसे धब्बे छपे हुए थे, और इस क्लाउड लेपर्ड को बिग कैटस फैमिली का हिस्सा मानते हैं। ठीक है ना? तो यह तेंदुआ बिग कैटस फैमिली का हिस्सा है। ये अधिकांशतः सदाबहार वर्षा वनों में रहता है। ये भारत में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। इसे IUCN की रेड डाटा लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। भारत के त्रिपुरा राज्य में ही क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस साल क्लाउड लेपर्ड चर्चा में रहा, तो इसका क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है? ओके, त्रिपुरा। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के डॉक्टर वैज्ञानिकों ने मनुष्य के शरीर में सुअर का हृदय ट्रांसप्लांट किया था? आप देखिए, अमेरिका के डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है ना, पहला सक्सेस, ठीक है ना, सुअर के हार्ट ट्रांसप्लांट को ह्यूमन में फिट किया गया है। ठीक है ना? जबकि देखा जाए दुनिया में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका में किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। जबकि भारत में पहला सक्सेस हार्ट ट्रांसप्लांट के वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। आप देखिए, दो अलग अलग नस्लों के अंगों या ऊतकों के इस्तेमाल को जोड़ने की प्रक्रिया को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। यानी कि जैसे ये था सुअर का हृदय, और ये किस में फिट किया गया होगा? मनुष्य में। तो यानी कि सुअर के जो टिश्यू हैं वो अलग टाइप के होंगे और मनुष्य के टिश्यू अलग टाइप के होंगे। जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया गया। ये किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी। आप देखिए, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना? उसी अवसर पर प्रत्येक साल 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ रोग जो होता है वो एक प्रकार का जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है। इस दौरान त्वचा पर जगह जगह घाव से हो जाते हैं, और यह रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई तथा माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जैसे बैक्टीरिया से होता है। इस रोग की खोज 1873 में हेनेंसन ने की थी। प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर मुरलीधरन देवीदास आमटे अर्थात बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए महाराष्ट्र में आनंद वन की स्थापना की थी। ये बाबा आमटे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाबा आमटे के द्वारा ही, ठीक है ना, बाबा आमटे के द्वारा ही 1989 में, यानी कि इन्होंने 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन MP में चलाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार रिपीट हो चुका है कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई, या इसके लीडर कौन थे? तो बाबा आमटे। ओके, अच्छा, इस मंथ में यानी फरवरी मंथ में जो इंपोर्टेंट डे हैं देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे, और 21 फरवरी को इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस मनाया गया, और 28 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में कुछ इंपोर्टेंट जयंती है इस मंथ की, जैसे 6 फरवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती, 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, और 26 फरवरी को दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन। 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल मेन सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के विनर हैं ये,
ठीक है, और इस गेम में जो उपविजेता रहे थे वो डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के। राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर तथा सर्बिया के नोवाक जोकोविक 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो एशली बार्टी ने जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है ना, जबकि इस गेम में उपविजेता जो रहे थे वो डेनियल कॉलिंस रही थी जो कि यूएसए की। ओके, हम बात करें खासतौर से देखा जाए हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क यानी भूवैज्ञानिक अनुसंधान कहां बनाने की घोषणा की गई है? तो ये होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में लम्हेटा वाले क्षेत्र में। लम्हेटा एक गांव का नाम है, एमपी में जबलपुर में एक लम्हेटा गांव है। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट डिटेल देखते हैं जरा। लम्हेटा नर्मदा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ 1928 में डायनासोर का भी जीवाश्म प्राप्त हुआ था। यह स्थान यूनेस्को के भू विरासत स्थल यानी कि जियो हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खनन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना 8051 में हुई थी, यानी कि जीएसआई की स्थापना 8051 में हुई थी। अच्छा, इसी क्रम में कुछ भारत की पुरानी संस्थाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया विभाग भारत का सबसे पुराना सरकारी विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। इसी विभाग द्वारा भारत का नक्शा तैयार किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम कि भारत का मैप कौन तैयार करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, इसी क्रम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आगरा में की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आगरा में की गई थी, जो भारत में प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेषों के रख रखाव को यानी कि इनको मेंटेन करता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 9 जनवरी 2022 को 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम बने 73वें ग्रैंड मास्टर, और उनका संबंध किस खेल से है? तो शतरंज खेल से है। यानी कि 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर घोषित किए गए, और ये शतरंज के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। जबकि 2021 का ग्रैंड स्लैम था, यानी कि ग्रैंड मास्टर जो थे 72वें ग्रैंड मास्टर, वो कौन थे? मित्रभा गुहा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए आगामी नीतिगत मुद्दों यानी कि पॉलिसी इश्यूज पर आधारित द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस बुक के राइटर होंगे सुभाष चंद्र गर्ग। ओके, ये बुक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक होगी, इसको अच्छे से लर्न करके रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की तकनीकी की सहायता से भारत के 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्ट गांवों में बदला जाएगा? तो भारत पहली बार 150 गांवों को नई टेक्नोलॉजी से लैस करेगा, और ये सब जो किया जाएगा वो इजराइल की मदद से किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो यह पुरस्कार इस साल दिया गया विनोद शर्मा के लिए, जबकि 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। आप देखिए, हम बात करें, इस पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इस वर्ष यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया, जबकि संस्थागत श्रेणी में गुजरात इंस्टीट्यूट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमर जवान ज्योति को 50 वर्षों बाद इंडिया गेट से हटाकर कहां स्थापित किया गया है? तो नेशनल वार मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। आइए इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट डिटेल है, उसको साझा करते हैं जरा। देखिए, 1921 से 1931 के बीच ब्रिटिश काल के दौरान प्रथम विश्व युद्ध तथा आंग्ल अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में इंडिया गेट बनवाया गया था, और इसकी नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनाट ने इसकी नींव रखी थी। जहां 1971 के युद्ध के दौरान, यानी कि कह सकते हैं हम इसी इंडिया गेट में 1971 के युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में भारत सरकार के द्वारा अमर जवान ज्योति जलाई गई। अब क्या किया, 50 साल बाद इस साल 21 जनवरी 2022 को बुझाकर
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था और जिसे 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने यहाँ की मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यानी कि कह सकते हैं मॉरिशस। मॉरिशस देश ने अपने यहाँ के एक मेट्रो स्टेशन का नाम क्या रखा है? महात्मा गांधी। तो देखते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर द्वीप के पूरब में स्थित है। ये 1968 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था, जबकि 1992 में एक गणतंत्र देश घोषित हुआ। मॉरिशस की राजधानी मॉरिशस की राजनीतिक संबद्धता यानी कि पॉलिटिकल जो कनेक्शन है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ है। मॉरिशस की कैपिटल को पोर्ट लुइस कहा जाता है। यहाँ के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपेण है। अब देखिए मॉरिशस में लगभग देखा जाए 40% जो जनसंख्या है वो हिंदू जनसंख्या है। और मॉरिशस जो आता है, जैसे हम बात करें, ये रहा भारत, ठीक है ना, और इस क्रम में ये रहा सऊदी अरब और इधर रहा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर है मेडागास्कर। मेडागास्कर के जस्ट इधर एक कंट्री है जिसका नाम है मॉरिशस। और ये सारा जो दिख रहा है आपको, ये सब हिंद महासागर है। ओके, तो भारत ये हो गया, ओके, और मॉरिशस यहाँ पर है। तो इसका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पद्मश्री, हम बात करें खासतौर से देखा जाए 2021 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो हाल ही में 2021 की पद्मश्री विजेता सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का निधन हो गया। वे किस राज्य की रहने वाली थी? तो शांति देवी थी उड़ीसा राज्य की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई? छत्तीसगढ़ में। आप देखिए, भारत में पहला पेपरलेस बजट यानी कि ई बजट जो प्रस्तुत किया गया वो उत्तर प्रदेश में किया गया था। ओके, ई कार्य प्रणाली में सबसे अग्रणी राज्य जो है, ठीक है ना, ई कार्य प्रणाली में सबसे अग्रणी राज्य उत्तराखंड है। दुनिया का पहला कंट्री यूएई, जो पूरी तरीका से पेपरलेस कंट्री है। पेपरलेस कंट्री है यानी कि यहाँ पर कोई भी कामकाज पेपर पर नहीं होता, सब डिजिटलाइजेशन के थ्रू होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने रूस की किस सिंगल डोज कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक लाइट को। ओके, स्पुतनिक लाइट यानी कि स्पुतनिक लाइट जो होगी वो सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि इसको एक ही डोज लेनी पड़ेगी। देखिए, रूस कोविड-19 बीमारी के लिए स्पुतनिक बी नामक वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश है, ठीक है ना, यानी कि दुनिया का पहला कंट्री था रशिया जिसने कोविड-19 की इस वैक्सीन का निर्माण किया था। जबकि कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली वैक्सीन है, यानी कि भारत में बनने वाली पहली वैक्सीन कौन सी थी? कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन जो है वो कोरोना के इनएक्टिवेटेड वायरस पर आधारित थी। जबकि भारत में यूज होने वाली जो पहली वैक्सीन थी वो कौन सी थी? कोविशील्ड, जो एस्ट्राजेनेका यूएसए की कंपनी है तथा भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित की गई है। और कोविशील्ड जो होगी वो एडिनो वायरस यानी कि एक्टिव वायरस पर आधारित वैक्सीन है, ठीक है ना। इसी क्रम में देखें तो जायकोव डी, जिसे जायडस कैडिला द्वारा निर्मित किया जा रहा है, ये दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। इसकी 3 डोज लेनी पड़ेगी और ये भारत में 12 से अधिक उम्र वाले बच्चों को लगाई जा रही है। यह दुनिया की पहली निडल फ्री वैक्सीन होगी। इसे जेट इंजेक्टर के माध्यम से लगाया जाएगा। जेट इंजेक्टर जो होता है उसमें निडल नहीं होती है। जब उसको लगाया जाता है तो बहुत हाई प्रेशर के साथ में, ठीक है ना, इजेक्ट किया जाता है बॉडी में, जिससे वो आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो जायकोव डी दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है। इसका मतलब है कि अब तक जितने भी कंट्रीज ने वैक्सीन बनाई कोविड-19 से लड़ने के लिए, वो सब की सब आरएनए पर आधारित थी। ओके, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर के खेलों की इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया। कहां किया? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में। दिसंबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? 4 महिलाओं को। इसमें निर्मला सीतारमण जो थी वो 37वीं रैंक पर है, रोशनी नादर जो है वो 52वीं रैंक पर है, और किरण मजूमदार 72वीं रैंक है, और फाल्गुनी नायर की 88वीं रैंक है। ओके, जनवरी 2022 में
शर्मा के स्थान पर रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार त्रिपाठी, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी ने सुनील शर्मा का स्थान ग्रहण किया है। हम बात करें खास तौर से देखा जाए तो ब्रिटिश काल के दौरान सर थॉमस रॉबर्टसन की समिति की सलाह पर 1901 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, जिसे लॉर्ड कर्जन ने 1905 में कार्य करने की औपचारिक शक्ति प्रदान की। किस राज्य सरकार ने नक्सली प्रभावी जिलों में खेलों के माध्यम से युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए सहारा योजना की शुरुआत की है? झारखंड में। ओके, यानी कि झारखंड में जो योजना लागू की गई थी, सहाय योजना, ये खास तौर से इन्फेक्टेड एरिया में है, नक्सली प्रभावी जिलों में युवाओं की लाइफ को, ठीक है ना, सही से संचालित करने के लिए वहां की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। यानी कि भारत में ब्रह्मोस का निर्माण कहां किया जाएगा? लखनऊ में। आप देखिए, हम बात करें खासतौर से ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण इकाई का उद्घाटन किया तथा साथ ही साथ डीआरडीओ रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की भी नींव रखी। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस की तकनीकी के आधार पर किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला दुनिया का पहला देश होगा फिलीपींस, यानी फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में किन 2 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना जो सतलज नदी पर है, और धौला सिद्धि जल विद्युत परियोजना जो कि ब्यास नदी पर स्थित है। 29 दिसंबर 2021 को शरद महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? तो राजस्थान के माउंट आबू जिले में। देखिए, जो माउंट आबू है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। माउंट आबू जिला जिस पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है, उस पहाड़ी पर्वत का नाम है माउंट आबू। क्या नाम है उसका? माउंट आबू पर्वत। ओके, तो माउंट आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है वो संपूर्ण पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, या गुरु शिखर को अरावली पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, क्योंकि अरावली जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, उसी में माउंट आबू पर्वत है, और उस माउंट आबू पर्वत की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। ये माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, यहाँ पर सोलंकी वंश के दौरान दिलवाड़ा के प्रसिद्ध 5 जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होगी। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य को मिली? मध्य प्रदेश को। और ये कहां होगा? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए कुछ देखते हैं इंपोर्टेंट बातें। भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा, जबकि पहला दिल्ली में हुआ था, दूसरा पुणे में हुआ था, और तीसरा गुवाहाटी में। जबकि चौथा संस्करण जो होगा वो इस साल फरवरी 2022 में हरियाणा के पंचकुला में होगा। एक्चुअली में ये होने वाला था पिछले साल 2021 में, लेकिन कोविड की सेकंड वेव के चलते इसको कैंसिल कर दिया गया, तो ये इस साल 2022 में होगा, फरवरी मंथ में। हाल ही में भारतीय जूनियर क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 अपने नाम किया? इंग्लैंड। तो इंडिया की जूनियर क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच वेस्ट इंडीज के एंटीगुआ में खेला गया था। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान यश धूल थे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप 1988 में खेला गया, इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और आज तक भारत ने 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीता है। देखते हैं कब कब। मोहम्मद कैफ की कप्तानी में 2000 में, विराट कोहली की कप्तानी में 2008 में, उन्मुक्त चंद की कैप्टनशिप में 2012 में, और पृथ्वी शॉ की कैप्टनशिप में 2018 में, और इस साल कप्तान यश धोले की कप्तानी में 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। हाल ही में 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ओके, अटल टनल जो कि 9 किलोमीटर लंबी है, हिमाचल प्रदेश के रोहतक जिले में स्थित है। इस टनल का निर्माण लघु हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में बीआरओ के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जवाहर सुरंग है, ठीक है ना, जो 11.2 किलोमीटर लंबी है, और ये पीर पंजाल श्रेणी व बनिहाल दर्रे में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रोड टनल जो है वो चेनानी नैसारी सुरंग है, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जानते हैं।
ये 9.2 किलोमीटर लंबी है और ये जम्मू कश्मीर में NH44 पर स्थित है। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 102वें देश के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? एंटीगुआ बारबुडा ने। एंटीगुआ बारबुडा कैरिबियन देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। इसकी कैपिटल सेंट जॉन है। एंटीगुआ बारबुडा द्वीप 1958 में वेस्ट इंडीज फेडरेशन में शामिल हुआ। इन्हें 1 नवंबर 1981 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। ओके, तो एंटीगुआ बारबुडा कब आजाद हुआ? 1981 में। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वन सन्स वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय पहल है। इसकी स्थापना पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी COP21 के दौरान 30 नवंबर 2015 को फ्रांस और भारत के सहयोग से पेरिस में की गई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भारत के गुड़गांव शहर में स्थित है, जो 2016 में ओपन हुआ। नवंबर 2021 में COP26 के दौरान अमेरिका ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश बना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्य उद्देश्य है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच सभी देश में सौर ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ावा देना। जैसे ये रही पृथ्वी, ये इक्वेटर लाइन है और ये होगी कर्क रेखा, ये होगी मकर रेखा। तो दुनिया भर में इस क्षेत्र में जो देश है उनको सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना, ये इसका मेन पर्पस होगा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2022 के अंत तक 20,000 मेगावाट की सोलर बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट मिर्जापुर में लगाया गया है, जबकि सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क तेलंगाना के रामागुंडम में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में किस शहर में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की गई? दावोस में। दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड का एक इंपोर्टेंट सिटी है। आइए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 17 से 21 जनवरी 2022 तक विश्व आर्थिक मंच का वर्चुअल डिजिटल आयोजन हुआ, जिसमें दावोस एजेंडा 2022 पर चर्चा हुई थी और इसकी थीम थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस यानी स्विट्जरलैंड का गैर लाभकारी संस्थान है। इसकी स्थापना 1971 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुई थी। यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI में भारत किस रैंक पर है? 85। ओके, तो 2021 में CPI रैंक जो है भारत की वो 85 है, जबकि 2020 में ये रैंक 86 थी, यानी 1 नंबर का सुधार हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1993 में जर्मन के बर्लिन शहर में हुई थी। इसी संगठन द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 180 देशों में भारत 85 स्थान पर रहा, जबकि सबसे टॉप पर डेनमार्क रहा। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 83वां। ओके, यह सूचकांक हैनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है, जिसे इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है और यह भी बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक व्यक्ति कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। तो इस रैंक में सबसे टॉप पर जो है वो जापान और सिंगापुर है। जापान और सिंगापुर का वीजा धारक व्यक्ति 192 देशों में फ्री यात्रा कर सकता है, यानी विदाउट वीजा के। जबकि सेकंड रैंक पर जर्मन और साउथ अफ्रीका है, जिसका पासपोर्ट वाला व्यक्ति 190 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। इसी प्रकार भारत और तजाकिस्तान 84वें रैंक पर है, यानी कि भारत का कोई भी पासपोर्ट होल्डर व्यक्ति 60 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। इस रैंक में सबसे खराब जो रहा वो अफगानिस्तान का प्रदर्शन है, जिसका व्यक्ति केवल 26 देशों में ही बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। हाल ही में टाटा सन्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नटराज चंद्रशेखरन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेशन के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नटराज चंद्रशेखरन को, यानी कि नटराज चंद्रशेखरन जो है वो TCS के MD और CEO भी हैं। इनको क्या किया गया? इस साल 5 वर्ष के लिए टाटा सन्स का नया चेयरमैन अपॉइंटेड किया गया। बता दें कि 2017 में साइरस पालोनजी मिस्त्री यानी कि साइरस मिस्त्री के बाद एन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन दिसंबर 2019 में इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया। तब से ये पेंडिंग में चल रहे थे।
टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक शेयर होल्डिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1868 में की गई थी। हाल ही में टाटा सन्स ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया को खरीद लिया। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से की थी, लेकिन आजादी के बाद 1953 में भारत सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान ज्योति कार्यक्रम योजना का दूसरा चरण लॉन्च किया गया। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता लाना, यानी मेल और फीमेल में इक्वलिटी लाना। प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर 2021 में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 100 जिलों में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण लॉन्च किया है। यह लड़कियों तथा महिलाओं को स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में कैरियर बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का पहला स्टेप 11 फरवरी 2019 को कक्षा 9 से 12 तक की मेधावी छात्राओं को विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब लॉन्च की गई? 15 अगस्त 2021 को। देश में बढ़ती बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लॉन्च की। इस योजना के लिए बजट 2022 में 100 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ के लिए कंपला फेस्टिवल का आयोजन किया गया? कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक जनजातीय उत्सव मेदाराम जतारा मेला का आयोजन किया गया? तेलंगाना में। कहां किया गया? तेलंगाना में। देखिए मेदाराम जताराम ये मेला है क्या? तो कुंभ मेला के बाद मेदाराम जतारा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये मेला प्रत्येक 2 वर्ष में फरवरी माह में तेलंगाना की सबसे बड़ी कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये जो मेला मेनली ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये वहां की रहने वाली सबसे बड़ी ट्राइबल्स एरिया है कोयना जनजाति, वो उसके द्वारा ये आयोजित होता है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने भारत के किस शहर में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया? इंदौर में। ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंदौर के ट्रेनिंग ग्राउंड में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट में गीले कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा तथा साथ ही साथ ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद का भी उत्पादन होगा। बायोगैस में 95% मीथेन गैस होती है, उसके बाद CO2, CO, H2 गैस एंड वाटर वेपर भी होती है। फिनटेक ओपन हैकाथन्स को नीति आयोग द्वारा किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया? फोन पे के द्वारा, यानी कि डिजिटल मनी ट्रांसफर के लिए एक बढ़ावा देने के पर्पज से फिनटेक ओपन हैकाथन्स को लॉन्च किया गया है। इसमें सहभागिता जो होगी वो फोन पे की भी होगी नीति आयोग के साथ। देखिए इसमें क्या होता है, डिजिटल जो मनी ट्रांसफर करने के जो सॉफ्टवेयर ऐप होते हैं, इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार के बहुआयामी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें किसी प्रकार के बैंक को कनेक्ट किया जा सकता है और उससे क्या हो जाता है, मनी ट्रांसफर की जा सकती है। तो ये उसी के क्रम का एक पहल है फिनटेक ओपन हैकाथन्स। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? WHO ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट समझते हैं। WHO ने 1988 में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नॉन टैबैको डे मनाने की घोषणा की। तंबाकू में निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा टार पदार्थ होता है। ठीक है ना। टार जानते हैं? टार देखिए क्या चीज होती है। टार जो होता है ना, जब तंबाकू चबाते हैं तो उसमें एक लार्वा जैसा बन जाता है ना, वो टार ही होता है। जबकि तंबाकू में विषैला, जहरीला, नशीला पदार्थ जो होता है वो निकोटीन के कारण होता है। तंबाकू से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन से हैं? फेफड़े हैं। तंबाकू से ओरल कैंसर यानी कि माउथ कैंसर होता है। तंबाकू उत्पादन में चीन और भारत दुनिया के प्रथम तथा दूसरे बड़े कंट्री हैं। भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। वर्ष 2021 में जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था, उसकी थीम थी कमिट टू क्विट यानी कि छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन आहट। फोर्ब्स सूची के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? गौतम अडानी। देखिए मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस के फाउंडर है और गौतम अडानी जो है वो अडानी ग्रुप के। ठीक है ना।
भारतीय मौसम विभाग तथा इसरो के द्वारा मिलकर कौन सा नया रडार विकसित किया गया है? डॉपलर। ओके, तो मौसम की पूर्व सूचना देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रडार होगा, इसका नाम है डॉपलर। रडार में जो यूज किए जाने वाली वेव्स होती हैं वो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती है। कौन सी? शॉर्ट रेडियो वेव, ठीक है ना। ओएनजीसी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र यानी कि जियोथर्मल एनर्जी प्लांट स्थापित किया है? लद्दाख के फुगा में। ओके, आप देखिए भारत के लिए भविष्य में 4 अन्य आशाजनक भूतापीय संयंत्र क्षेत्र हैं। वो कहां कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर का चुमाथांग, गुजरात का कैम्बेग्रेन, झारखंड में सूरजकुंड और छत्तीसगढ़ में तत्तापानी। ये 4 प्लेस ऐसे हैं जहां पर भारत भविष्य में भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा। हाल ही में किस देश ने आत्महत्या के लिए सुसाइड मशीन को मंजूरी दी? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने ऐसी मशीन का विकसित किया जिसमें व्यक्ति 1 मिनट के अंदर विदाउट किसी पेन के आराम से मर सकता है। हाल ही में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर पार्श्व गायिका थी, यानी कि ये जो गाने आते थे उसमें इनकी टॉन्स होती थी, ठीक है ना। और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए इंदौर में जन्मी स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में डेथ हो गई। लता मंगेशकर ने अपना अंतिम गाना 2004 में बनी फिल्म वीर जारा में गाया था, जबकि इन्होंने गाना गाने की जो शुरुआत की थी ना वो 1943 से। आप देखिए इनका पहला गाना 1943 में बनी फिल्म में फिल्माया गया था। इन्हें 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार, 2001 में भारत रत्न, 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इनकी मृत्यु के बाद इनके नाम पर मुंबई में अंतरराष्ट्रीय संगीत कॉलेज खोलने की घोषणा की है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे मेरे द्वारा फरवरी मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।